स्वागत है मेरे दोस्तों, आप सभी को हमारे इस प्लेटफॉर्म ज्ञानलॉजी में। और मैं आपके बीच आया हूं लेकर के आज पार्ट टू इंडियन ज्योग्राफी। क्या भाई? इंडियन ज्योग्राफी पार्ट टू मैं आपके बीच लेकर आया हुआ हूं, ठीक है। जिसका चैप्टर का नाम है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। भारत की भौगोलिक अवस्थिति। आपको पहले हमने बता रखा था कि आपको स्रोत कहाँ कहाँ से मिलेंगे। तो ये आपको स्रोत मिलेंगे भाई, ये आपको स्रोत मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? तो हमारा देश भारत क्लास 6 में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 भारत के आकार और स्थिति में मिलेंगे। क्लास 11 में मिलेंगे भारत की स्थिति। कहाँ से भाई? 11 के चैप्टर 1 में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को उठाए हैं और यहाँ से व्याख्या को भी उठाए हुए हैं। मैंने प्रश्न कठिन रखे हैं, कठिन यानी कि मध्यम कठिन रखे हैं। तो प्रश्न को चलिए हम लोग 26 नंबर प्रश्न से देखेंगे। यह आपका वीडियो पार्ट 2 होंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलो कर लेते हैं। क्या कह रहा है भाई? हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या कह रहा है कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। चलो ठीक है। भारत इस महासागर के शीर्ष पर केंद्रित स्थित में है, केंद्रीय स्थिति में है। अच्छा ठीक है। यह मार्ग भारत को सीधे अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है, ठीक है। तो बताइए इन कथन में कौन से कथन सत्य हैं? 1 2 या 2 3 या 1 3 या 1 2 3। तो इसके आंसर हो जाएंगे सभी कथन जो है वो सत्य हैं। सभी कथन क्या है? वो सत्य हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है, अब हम लोग पढ़कर समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है ये, ठीक है। देखिए, हिंद महासागर दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश भारत के नाम पर पड़ा है। यह भारत की प्राचीन समुद्री प्रभुता और महत्व को दर्शाता है, ठीक है। हाँ जी। इस महासागर के संदर्भ शीर्ष पर केंद्रीय स्थिति रखता है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना? 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है हिंद महासागर में लगभग। कौन भाई? भारत, जो इसे पश्चिम और पूरब दोनों दिशाओं में संपर्क बनाने में मदद करता है। तो हमने देखा कि भारत इस महासागर के शीर्ष और केंद्रीय स्थिति रखता है। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, जो इसे पश्चिम और पूरब दोनों दिशाओं में संपर्क बनाने में मदद करता है। कुछ यहाँ पर कुछ महत्व, कुछ पॉइंट देखेंगे यहाँ पर। इस केंद्रीय स्थिति के कारण भारत को पश्चिम में अफ्रीका, यूरोप और पूरब में दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पूर्वी एशिया के देशों के साथ सीधा निकटतम संपर्क बनाए रखने में अद्वितीय लाभ मिलता है। जी हाँ, याद रखेंगे। एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वेज नहर के खुलने से, स्वेज नहर जब बना, ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से 1869 में स्वेज नहर के खुलने से यूरोप की दूरी 7000 की कम हो गई है। 7000 दूरी कम हो गई जब से स्वेज नहर खुला। तो स्वेज नहर के खुलने से, स्वेज नहर खुला कब भाई? 1869 ईस्वी में। और जब स्वेज नहर खुला तो एशिया से यूरोप की दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ये पॉइंट को याद रखेंगे। जी हाँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 27वां नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 27वां नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 27वां नंबर प्रश्न कि प्राचीन काल में भारत का संपर्क विश्व के साथ किस मार्ग से अधिक प्रभावित था? समुद्री मार्ग से? क्या लग रहा है? वायु मार्ग से, या हिमालय के दर्रों द्वारा, या केवल नदियों द्वारा? तो इसके आंसर हो जाएंगे हिमालय के दर्रों द्वारा। जी हाँ। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं भाई पॉइंट को। यहां पर क्या करा मुख्य बिंदु? प्राचीन संपर्क स्थल मार्गों से था। समुद्री मार्ग बाद में खोजे गए हैं। सही बात है। पहले जो था वो क्या था? स्थल मार्गों से था। समुद्री मार्ग की जो खोज है वो बाद में की गई है। जी हाँ। विश्व के साथ भारत का संपर्क अत्यंत प्राचीन है। हालांकि वर्तमान में समुद्री मार्ग महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राचीन काल में यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूभागों पर्वतीय दर्रों से अधिक होता था।
हिमालय में स्थित विभिन्न दर्रों ने प्राचीन यात्रियों को आने जाने का मार्ग प्रदान किया, जिससे विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान संभव हुआ। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर चलो आगे हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न 28वां प्रश्न क्या कहता है जी? 28वां नंबर प्रश्न है कि प्राचीन व्यापारिक मार्गों के माध्यम से भारत से विश्व के अन्य भागों में किन विचारों का प्रसार हुआ? जी हाँ, तो बताएंगे इसके आंसर क्या होंगे। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे बताएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएंगे? केवल आधुनिक तकनीक का, या उपनिषदों के विचार, रामायण या पंचतंत्र की कहानियां, केवल रेशम और मसालों का, पश्चात दर्शन का। तो इसके आंसर हो जाएंगे 28 का आंसर हो जाएगा बी, उपनिषदों के विचार से। चलिए देखिए यहां पर समझ लेंगे भाई, व्याख्या को समझ लेंगे। यहां पर व्याख्या को समझ लेंगे। व्याख्या क्या कह रहे हैं कि इन प्राचीन थल मार्ग, ठीक है, थल मार्ग से उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां के विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त भारतीय अंक दशमलव प्रणाली भी इन्हीं मार्गों के माध्यम से अरब और फिर यूरोप तक पहुंची, जिसने वैश्विक गणित में क्रांति ला दी। जिसने वैश्विक गणित में क्या ला दी भाई? क्रांति ला दी। कुछ और पॉइंट है यहां पर समझ लो। यहां पर क्या कर रहा है? विचारों के साथ साथ भारतीय मसाले, मलमल, सूती, रेशम वस्त्र का निर्यात भी इन्हीं मार्गों से होता था। प्रश्न में विचार पर जोर दिया गया है, इसलिए विकल्प बी सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 29वां नंबर प्रश्न पर। 29वां नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा समझिएगा। भारत के स्थापत्य कला पर वैदेशिक प्रभाव के संदर्भ में क्या सत्य है? बताएंगे क्या सत्य है, क्या सत्य लग रहा है? भारत केवल अपनी स्वदेशी शैली पर ही निर्भर रहा है। भारत पर ग्रीक, यूनानी स्थापत्य शैली और पश्चिम एशिया की म्यांमार शैली का प्रभाव पड़ा। भारत में केवल शैली को अपनाया गया, स्थापत्य कला पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं पड़ा। तो केवल तो हटा दो, अब बाकी डी तो आंसर लग नहीं रहे, तो इसके आंसर हो जाएंगे बी। क्या हो जाएंगे इसके आंसर? बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं व्याख्या को। व्याख्या पे आ जाते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है जी? चलिए व्याख्या पे आ जाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान केवल भारत से बाहर ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रभाव हुआ। भारत में ग्रीक, यूनानी स्थापत्य शैली तथा निर्माण प्रक्रिया का प्रभाव देखा गया। इसके साथ ही पश्चिम एशिया की मीनार शैली का प्रभाव भी देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमांत और ऐतिहासिक स्मारकों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता होता था। जी हाँ, ठीक है, ये बातें हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं 30वां नंबर प्रश्न पर। 30वां नंबर प्रश्न जो है वो समझेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम और उनके मानक, उनके देशों का सही मिलान करिए। उनके देशों का क्या करें? सही मिलान करें। तो कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो है क्या कह रहा है भाई? तो मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कहाँ लग रहा है आपको? मैकमोहन रेखा चीन में है ना। चीन और भारत और चीन की रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा क्या है भाई? तो रेड क्लिफ रेखा आपका एक हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया। और क्या आपके आंसर हो गए क्या? तो ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हो गए आपके ए आपके आंसर हो गए। जी हाँ। अब बाकी डुरंड रेखा कहाँ है भाई? भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी है? डुरंड रेखा, याद रखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ करके समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट बोल रहा है। यहाँ पर समझिएगा। स्थापना का वर्ष, मैकमोहन रेखा की स्थापना कब हुई? 1914 में। रेड क्लिफ रेखा की स्थापना कब हुई? 1947 में। डुरंड रेखा की स्थापना कब हुई? 1893 में। याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, इसको पढ़कर समझ लेते हैं भाई। देखो सीमाओं का विवरण। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन, यह भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है।
इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के तहत किया गया था। शिमला समझौते के तहत किया गया था। जी हां, रेड क्लिफ लाइन यह भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन के समय खींची गई सीमा रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। सर सिरिल रेडक्लिफ किसने खींचा था? सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था। याद रखेंगे। डुरंड लाइन यह ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच निर्धारित थी। वर्तमान में यह मुख्य रूप से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अब कहां है ये? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। हालांकि भारत में भी इसके साथ छोटी सीमा 106 किलोमीटर साझा करता है। 106 किलोमीटर साझा करता है। तो ये बातें हैं, ये पॉइंट है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न पे आइए। 31वां नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, जरा यहां पर समझेंगे। कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल भाई कहां है? तो 10 डिग्री चैनल कहां है बताएंगे। क्या 10 डिग्री चैनल भारत और श्रीलंका के बीच है? क्या? सबसे पहले मन्नार खाड़ी लगा दो भाई। मन्नार खाड़ी आपको तो पता होगा, मन्नार खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। चलो ये तो हो गया। रही बात 4 का 1 हो गया। 4 का 1 किसमें है? इसमें है। ठीक है। और उसके बाद किसमें है? इसमें नहीं है, तो ये हटा दो, काट दो इसको। चलिए अब आपके आंसर क्या हो जाएंगे? अब देखिए उसके बाद 10 डिग्री चैनल जो है वो कहां हो जाएंगे? अंडमान निकोबार द्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल कहां है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच है। क्या 2 से आपके आंसर निकल रहे हैं? 2 से आपके आंसर निकल रहे हैं क्या? तो 2 से आपके आंसर नहीं निकल रहे हैं, पर एक एलिमिनेशन हो रहा है, एक कट रहा है। तो 1-2 कट गया। अब आपके 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखिए 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल कहां हो जाएगा भाई? 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। तो अब तो आंसर निकल गया ना, तो अब आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखो यहां पर समझ लेंगे 10 डिग्री चैनल कहां है? अंडमान और निकोबार के बीच। 9 डिग्री चैनल कहां है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। 8 डिग्री चैनल कहां है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच। चलिए यहां पर हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं फिर से पॉइंट को। 10 डिग्री चैनल यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है और एक चौड़ा जलमार्ग है। ठीक है। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल की हमने क्या बताया कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, यह एक चौड़ा जलमार्ग है। 9 डिग्री चैनल पे आ जाइए। 9 डिग्री चैनल यह मिनिकॉय और लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप और मुख्य लक्षद्वीप समूह के बीच स्थित है। जी हां, आ जाइए आगे। 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप और उसके पड़ोसी देश मालदीव को अलग करता है। ठीक है। मन्नार की खाड़ी, तो पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी बोलिए या पाक जल संधि बोलिए, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चैनल 2 स्थलीय भागों के बीच संकीर्ण समुद्री क्षेत्र होता है। इनका नामकरण अक्सर अक्षांश रेखाओं जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री अक्षांश के आधार पर किया जाता है, जो वहां से गुजरती है, जो वहां से क्या होती है? डिग्री गुजरती है। उसी के हिसाब से इसका नाम दिया गया है डिग्री। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल है ना, तो क्या भाई? अक्षांश की स्थिति जो अक्षांश की डिग्री होती है उसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। चलिए 32वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ग्रेट चैनल किन 2 क्षेत्रों के मध्य स्थित है? ग्रेट चैनल जो है वो किन 2 क्षेत्रों के मध्य स्थित है? बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएंगे? जी 32 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे अंडमान और निकोबार क्या है? ग्रेट चैनल के बीच क्या है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है क्या? मालदीव और मिनिकॉय के बीच है क्या? लक्षद्वीप और मालाबार तट के बीच है क्या? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच है। यानी ग्रेट निकोबार, इसी को कहते हैं ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया यानी सुमात्रा द्वीप के बीच है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ दिया हुआ है ना, ग्रेट निकोबार भारत और सुमात्रा द्वीप। चलिए यहाँ पर समझिएगा, ग्रेट चैनल भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है और इंडोनेशिया के बीच सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। समझ में आया पॉइंट? जी हाँ, यह
हिंद महासागर में एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, जहां से दुनिया का बहुत सारा समुद्री व्यापार गुजरता है। इसे कभी कभी 6 डिग्री चैनल के संदर्भ से भी देखा जाता है। हाँ, हालांकि इसे 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं। 6 डिग्री चैनल थोड़ा उत्तर में माना जाता है, लेकिन यह अक्षांशीय स्थिति 6 डिग्री उत्तर के करीब है। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच है, अंडमान निकोबार के बीच है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। तो अभी तो ये आपने पढ़ा ही। चलिए 33वां नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के भूभाग का विस्तार उत्तर में मतलब से लेकर दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है भाई? उत्तर में कहाँ है और दक्षिण में कहाँ है, तो ये बताएंगे 33 नंबर प्रश्न के। तो 33 नंबर प्रश्न के आंसर हो जाएंगे लद्दाख और तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? लद्दाख और तमिलनाडु हो जाएगी इसके आंसर। जी हाँ, चलिए हम लोग आगे समझते हैं। अगला पॉइंट व्याख्या को समझते हैं, विस्तृत व्याख्या को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। यह भारत की उत्तर दक्षिण लंबाई को परिभाषित करता है, जो लगभग 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जी हाँ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अक्सर कश्मीर से कन्याकुमारी मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन राजनीतिक मानचित्र में बदलाव के बाद उत्तरी भाग लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। चलिए हम लोग आ जाते हैं 34वां नंबर प्रश्न पे। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों में भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों का सही समूह कौन सा है? सही समूह कौन सा है जी? तो बताएंगे इसका सही समूह कौन सा है। क्या लग रहे हैं इसके? क्या लग रहे हैं? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, या पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, या अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, या मिजोरम, या सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसके आंसर हो जाएंगे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा साझा करती है। जी हाँ, तो देखो यहाँ पर सिक्किम पश्चिम बंगाल दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में असम और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, जो कि कितना किलोमीटर लंबाई सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 4 राज्यों से होकर गुजरता है। याद रखेंगे इस बातों को। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 4 राज्यों से। चलिए 35 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि की बिथू क्या बोलता है कि की बिथू किस राज्य में स्थित है और यह भारत का कौन सा बिंदु है? की बिथू किस राज्य में स्थित है और भारत का यह कौन सी बिंदु है? तो बताएंगे इसके आंसर क्या हो जाएगा। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? ये पश्चिमतम बिंदु है? क्या ये नागालैंड में है? ये पूर्वी बिंदु है? क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है? पूर्वी बिंदु है? क्या ये लद्दाख में है? उत्तरी बिंदु है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। इसके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके आंसर? सी हो जाएंगे इसके आंसर। जी हाँ, चलिए अब हम लोग यहाँ पर पढ़ करके समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, की बिथू भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले में स्थित है। कहाँ भाई? अंजाव जिले में। याद रखना ये पॉइंट को, अंजाव जिले में स्थित है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। भौगोलिक दृष्टि से यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। यह स्थान भारत और चीन LAC के अंतर्गत यानी लाइन एक्चुअल कंट्रोल के निकट स्थित है और लोहित नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, लोहित नदी जो है यहीं से भारत में प्रवेश करती है। ये जितना भी पॉइंट है ना, सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसकी देशांतरीय स्थिति लगभग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। यहाँ पर समझेंगे कुछ अन्य तथ्य। अक्सर भ्रम होता है, लेकिन वोलोंगू भी इसी क्षेत्र में है, परंतु की बिथू सबसे सुदूर बिंदु माना जाता है। सूर्योदय भारत में सबसे पहले यहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसलिए इसे अरुण प्लस अचल उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। उगते सूर्य का पर्वत कहा जाता है। चलो भाई 36वां नंबर प्रश्न पे आ जाओ। 36वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है?
कथन के की सत्यता की जांच करें। बताइए किस राज्य से लगती है? कहाँ भाई? किसकी सीमा? म्यांमार की सीमा। तो इसके क्या होंगे? अरुणाचल प्रदेश लगता है क्या? नागालैंड लगता है क्या? मणिपुर लगता है क्या? मिजोरम लगता है क्या? तो इसके आंसर क्या होंगे? जल्दी बताएंगे इसके आंसर। तो इसके आंसर हो जाएंगे सी। इसके आंसर हो जाएंगे सी। सभी लगते हैं। अब म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश भी लगते हैं, नागालैंड भी लगते हैं, मिजोरम भी लगता है और मणिपुर भी लगता है। चलो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ करके समझ लेते हैं। ये सीमा की लंबाई कितनी है जो म्यांमार से लगती है? 1643 किलोमीटर। देश की बात कर रहा है म्यांमार। कितने राज्य? 4 राज्य सीमा साझा करती है। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा लगती है। यह सीमा भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसकी कुल लंबाई 1643 किलोमीटर है। यह 4 राज्य निम्नलिखित है: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, कुछ पॉइंट यहां पर समझेंगे। कुछ पॉइंट उत्तर से दक्षिण की तरफ लगती है भाई अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये सब एग्जाम में आते हैं, ये सब एग्जाम में आते हैं, इसलिए सारे पॉइंट को समझ में रखना है, सारे पॉइंट को याद रखना है। ये सभी राज्य पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है। ये जितने राज्य हैं किसका हिस्सा है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा है। चलिए 37 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है जरा समझिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और गुजरात के शीर्ष 5 में अंतिम के बीच कितने राज्यों का अंतर है? बोल रहा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा और गुजरात के शीर्ष 5 में अंतिम के बीच, ठीक है, कितने राज्यों का अंतर है? ओह, कितने राज्यों का अंतर है ये सवाल कर रहा है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे बताएंगे? 2 राज्यों का है क्या? 3 राज्यों का है क्या? 4 राज्यों का है क्या? या तो फिर 1 राज्यों का है क्या? तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 राज्यों का है। कितने राज्यों का है अंतर? 3 राज्यों का अंतर है। देखो यहां पर समझेंगे भाई साहब। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के शीर्ष 5 इस क्रम में है। पहला स्थान पे आता है राजस्थान, दूसरा स्थान पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरा स्थान पे आता है महाराष्ट्र और चौथा स्थान पे आता है उत्तर प्रदेश और 5वां स्थान पे आता है गुजरात। तो कितने राज्य के बाद आ रहा है गुजरात? 3 राज्यों के बाद आ रहा है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएंगे। चलो अब आगे आ जाओ, 38वां नंबर प्रश्न पे आ जाओ। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा की लंबाई लक्षद्वीप की तुलना में कितना है? बताएंगे इसके आंसर, बताएंगे कितना है जी। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्या बहुत कम है, बहुत अधिक है? अंडमान निकोबार की तुलना में लक्षद्वीप की बताइए कितना आंसर? इसका आंसर हो जाएगा तो बहुत अधिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक है। देखिए यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर अंडमान निकोबार तट रेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय रेखा है 7516 किलोमीटर। अब यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर देख लो तो यहाँ पे क्या कर रहा है? पाठ के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तट रेखा 1962 किलोमीटर है, जो काफ़ी विस्तृत है। अब भारत की कुल समुद्री तट रेखा 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें अंडमान और निकोबार का योगदान लगभग 26% है। इसके विपरीत लक्षद्वीप समूह बहुत छोटा है और इसकी तट रेखा अंडमान की तुलना में नगण्य है। इसकी तट रेखा अंडमान की तुलना में नगण्य है, बहुत कम। चलिए तुलनात्मक तथ्य। अंडमान और निकोबार में लगभग 772 द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में दूर तक फैले हैं, जबकि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित छोटे प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, इसलिए उनकी तट रेखा में भारी अंतर है। क्या भाई? भारी अंतर है। चलो अगला प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत का मानक समय किस देशांतर के आधार पर मापा जाता है और वह मिर्जापुर से क्यों गुजरती है? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्या लग रहा है इसके आंसर? तो बताएंगे 82 डिग्री पूरब, क्योंकि यह भारत के बिल्कुल पश्चिम में है। अच्छा ठीक है, 82.5 डिग्री पूरब, क्योंकि यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो आपके आंसर तो यही हो जाएंगे, मध्य से होकर गुजरती है। चलिए देखिए यहाँ पर, चलिए समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? तो मिर्ज़ापुर से, याद रखना है। कहाँ भाई? 82.5 डिग्री ईस्ट और कितने घंटों का अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं
पॉइंट को। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। लगभग कितना का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। इतने बड़े विस्तार के कारण पूर्व अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय का अंतर 2 घंटे का आ जाता है। पूरे देश में प्रशासनिक और व्यवहारिक एकरूपता बनाए रखने के लिए एक समय लागू करना आवश्यक था। इसलिए देश के बिल्कुल मध्य से गुजरने वाले देशांतर 82.5 डिग्री को मानक समयोत्तर चुना गया है। इसलिए चुना गया है कि ताकि दोनों जगह का समय अंतर बराबर रहे। ठीक है, इसलिए चुना गया है। यहाँ यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्रयागराज के निकट है से होकर गुजरती है, क्योंकि यह भौगोलिक रूप से देश को दो बराबर भागों में पूर्वी और पश्चिम भागों में विभाजित करती है, जिससे समय का अंतर दोनों का संतुलित रहता है। इसलिए चलो आगे आ जाओ। भारत का दक्षिण भूभाग 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम और पूरब क्रमशः क्या स्थित है? इसके पश्चिम और पूरब में क्या क्रमशः स्थित है? तो बताइएगा, संकरा होता गया है तो इसके पश्चिम और पूरब में क्या है? क्या पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है और पूरब में अरब सागर है? क्या लग रहे हैं इसके आंसर? बताएंगे इसके आंसर। क्या अरब सागर पश्चिम में है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है? तो जी हाँ, यही है। इसके आंसर यही हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग, तो ये क्या पढ़ना है तो आपको पता है इसके बारे में जानकारी। 41 नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे बताइए। ये किधर भाग है? एशिया महाद्वीप के किधर है? उत्तर में है क्या, दक्षिण में है क्या, पश्चिम में है क्या, पूरब में है क्या? तो इसके आंसर हो जाएंगे दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है, याद रखेंगे। उत्तर में कौन स्थित है? उत्तर में रूस और साइबेरिया स्थित है। और पूरब में कौन स्थित है? चीन, जापान। और दक्षिण में कौन है? भारत। ठीक है, जिसे साउथ एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? साउथ एशिया। चलिए यहाँ पर हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, जो एशिया के अन्य भागों से हिमालय पर्वत और समुद्री द्वारा अलग होता है। जी हाँ। चलिए कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है, दक्षिण एशिया में भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश शामिल हैं। ये सभी मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं, जिसमें भारत की स्थिति केंद्रीय है। भारत की स्थिति क्या है? केंद्रीय। भारत कहाँ पे है? केंद्रीय बिंदु पे, याद रखेंगे। चलिए 42 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? दशमलव प्रणाली और भारतीय अंक विश्व तक कैसे पहुंचे? तो विश्व तक कैसे पहुंचे बताएंगे। इसके आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व तक जो है वो कैसे पहुंचा? अरब वासियों के जरिए समुद्री मार्ग से पहुंचा, प्राचीन थल मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान से पहुंचा। तो यही आंसर हो जाएगा, प्राचीन थल मार्गों और सांस्कृतिक आदान प्रदान से पहुंचा। देखिए कैसे है भाई, यहाँ पर आंसर कैसे होगा ये यहाँ पर देखेंगे। चलिए अब हम लोग व्याख्या को समझ लेते हैं। पाठ के अनुसार भारत का विश्व के साथ संपर्क अत्यंत प्राचीन है। यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भू भागों से होकर उत्तर के पर्वतों के दर्रे के अनेक यात्रियों को प्राचीन काल में मार्ग प्रदान किया है। इन्हीं मार्गों से प्राचीन काल में उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच सकें। जी हाँ, तो ये पॉइंट हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 43वां नंबर प्रश्न पर। क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष 5 जिले में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? क्षेत्रफल के संदर्भ में बोल रहा है कि राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो शामिल हैं। तो बताएंगे कितने जिले शामिल हैं?
2 या 3 या 1 या 4? तो इसके आंसर हो जाएंगे 3 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं? 3 जिले शामिल हैं। चलिए यहाँ पर देख लो भाई, राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? सबसे पहला कच्छ है जो गुजरात में है, जिसकी कितना किलोमीटर लंबाई है? 45,652 किलोमीटर। उसके बाद लेह आता है जो लद्दाख का भाग है, उसकी लंबाई कितनी है? 45,110 किलोमीटर। फिर जैसलमेर आता है तीसरा स्थान पे राजस्थान का, जो 39,313 किलोमीटर है, याद रखेंगे। फिर बीकानेर आता है, ये भी राजस्थान का भाग है, जो 28,466 किलोमीटर है। फिर उसके बाद बाड़मेर आता है, ये भी राजस्थान का हिस्सा है, जो 28,393 किलोमीटर है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न पर। 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, समुद्री तट रेखा 7,516 किलोमीटर की लगभग कितनी गुनी है? तो आपको आंसर पता है, 2 गुनी है। कितनी गुनी है भाई? लगभग 2 गुनी है। चलिए यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम लोग और समझ लेते हैं। देख लो यहाँ पर कितनी गुनी है, तो लगभग 2 गुनी है। कितना अनुपात है? 2 का अनुपात। 45वां नंबर प्रश्न पे जाइए। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर और पूरब से पूरब पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर से कितना अधिक है? बोल रहा है कितना अधिक है। तो बहुत आसान है, कितना अधिक है भाई? तो ये भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। 281 किलोमीटर या 381 किलोमीटर या 181 किलोमीटर या 481 किलोमीटर। तो इसके आंसर हो जाएंगे 281 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है। देख लो यहाँ पर 281 किलोमीटर का अंतर है। तो ये थे आपके भारत की भौगोलिक अवस्थिति। आपको भारत की भौगोलिक अवस्थिति कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर तो जरूर करेंगे। और आप हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करेंगे कि वीडियो अच्छा लगा, या अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा तो भी आप बोलें कि इसमें और थोड़ी सी मेहनत हो सकती है, आप हमें बताएं। क्योंकि मैं मेहनत करने में कतराता नहीं हूं, मैं मेहनत करता हूं। बस आप हमारे वीडियो को बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, बस। ठीक है, एक चैनल तो मेरा डिलीट हो ही गया है, मैं दूसरे चैनल पे मेहनत कर रहा हूं। हमारे चैनल को डिलीट नहीं करना चाहिए था, एक बार वार्निंग देना चाहिए था। मैं वीडियो नहीं बनाता, मैं इसी टाइप का वीडियो बनाता, पर कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कहने से वापस तो आ नहीं जाएगा ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, हमारे वीडियो को लाइक, हमारे वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं आपके साथ आप जुड़ा रहूं और आपको ऐसा वीडियो लाकर देता रहूं। ठीक है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। अब तो मेरा अपना पीडीएफ मैं शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आपको अपना पीडीएफ शेयर करेंगे और आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। आप पीडीएफ को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन बनेंगे, ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से एग्जाम में, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो या एईडीओ हो या किसी तरह का बिहार का एग्जाम हो या ऑल एग्जाम, कहीं का भी एग्जाम हो, आपका ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए अध्याय के साथ। ठीक है, थैंक यू।